यस। तो अब हम लोग पढ़ रहे हैं न्यूटन की गति का तीसरा नियम, और इस न्यूटन की गति के तीसरे नियम को हम लोग क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। ठीक है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम क्या है? देखिए, जैसे मान लो मेरे पास दो पिंड है, एक ये है पिंड ए और ये एक दूसरा पिंड है बी। ठीक है, दो पिंड यहाँ रखे हुए हैं, एक पिंड दूसरे पर फोर्स आरोपित करता है। जैसे मान लो ये दो द्रव्यमान समझ लो, जैसे ये वाला पिंड इस पिंड को मान लो ऐसे आकर्षित करता है, तो डेफिनेटली ये वाला पिंड भी इसको आकर्षित करेगा, और अगर ये इसको प्रतिकर्षित करेगा तो वो भी इसको प्रतिकर्षित करेगा, अगर ये इसको धकेलेगा तो ये भी इसको धकेलेगा। समझ गए मेरी बात? ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस नियमानुसार हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं, देखिए आपको ये बोला गया है कि जब कोई पिंड किसी अन्य पिंड पर बल आरोपित करता है तो वह पिंड भी उतना ही बल पुनः उस पिंड पर विपरीत दिशा में आरोपित करता है। जैसे मान लो इस बी ने ए पर फोर्स लगाया, एफ ए बी ने ए पर फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। ठीक है, एफ ए बी, और ए ने बी पर फोर्स लगाया जो कि होगा एफ बी ए। ठीक है, अब न्यूटन की गति के तृतीय नियमानुसार या क्रिया प्रतिक्रिया के नियमानुसार जितना इसने इस पे फोर्स लगाया उतना ही ये इस पे फोर्स लगाएगा, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। कहने का मतलब ये हुआ कि दोनों फोर्स का, इसके द्वारा इस पे लगाया गया फोर्स और इसके द्वारा इस पे लगाया गया फोर्स बराबर होगा, लेकिन दिशा विपरीत होगी। इसका मतलब ये हुआ कि एफ ए बी और एफ बी ए आपस में बराबर है, और अगर मैं दिशा सहित इनकी बात करूं तो यहाँ पे एक माइनस आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? एक माइनस आएगा। समझ गए क्यों आया माइनस? क्योंकि परिमाण में ये दोनों फोर्स बराबर है, लेकिन डायरेक्शन इनकी विपरीत है। ठीक है, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य है, उनके बारे में अपन बात करते हैं। पहला तथ्य, क्रिया प्रतिक्रिया बल दो पृथक पृथक पिंडों पर लगेंगे। ठीक है, क्रिया एवं प्रतिक्रिया, एक फोर्स है क्रिया और दूसरा फोर्स है प्रतिक्रिया। क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल दो भिन्न भिन्न पिंडों पर लगते हैं, दो भिन्न भिन्न पिंडों पर आरोपित होते हैं। क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल दो भिन्न भिन्न पिंडों पर आरोपित होते हैं, यानी क्रिया और प्रतिक्रिया बल एक ही पिंड पर नहीं हो सकते। क्रिया और प्रतिक्रिया बल कभी भी सिंगल पिंड पर नहीं हो सकते। समझ में आई बात? तो क्रिया और प्रतिक्रिया बल दो डिफरेंट पिंडों पर होंगे। क्लियर? दूसरी खास बात, क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों एक साथ आरोपित होंगे, दोनों एक साथ आरोपित होंगे, क्रिया और प्रतिक्रिया। ऐसा नहीं है कि पहले क्रिया होगी और तो उसके विपरीत प्रतिक्रिया होगी, नहीं, क्रिया और प्रतिक्रिया एक साथ विदाउट एनी टाइम लैग एक साथ एक्ट होंगे। ठीक है, तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि पहले कौन सा क्रिया हुआ या प्रतिक्रिया हुआ, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। क्रिया पहले होगा, प्रतिक्रिया बाद में होगा, ऐसा नहीं। दो फोर्स लगेंगे, एक साथ लगेंगे, जिसमें से एक क्रिया है और एक प्रतिक्रिया है। और हम लोग ये नहीं कहेंगे, जैसे मैं ये नहीं कह सकता कि एफ ए बी क्रिया है या एफ बी ए क्रिया है, ये एफ ए बी और एफ बी ए क्रिया प्रतिक्रिया है, ऐसा कह सकते हैं। यानी ये एक कंप्लीटली युग्म डिफाइन होगा, ये एक साथ ये जोड़ा डिफाइन होगा। ये ऐसा नहीं है कि ये पहले लगा वो बाद में लगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो एक जोड़ा एक साथ डिफाइन होगा, जिसको क्रिया प्रतिक्रिया युग्म कहा जाता है। तो पहली बात, दोनों अलग अलग पिंडों पर लगेंगे। दूसरी बात, दोनों एक साथ लगेंगे। और तीसरी खास बात, दोनों समान प्रकृति के होंगे, समान प्रकृति के होंगे। दोनों फोर्स है वो समान प्रकृति के होंगे। समान प्रकृति मतलब या तो गुरुत्वाकर्षण प्रकृति के होंगे
यहाँ दोनों के दोनों विद्युत चुंबकीय प्रकृति के होंगे। बात समझ में आई? तो ये न्यूटन की गति का तीसरा नियम, जिसको हम लोग क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं, जिसमें बोला कि एक पिंड जितना दूसरे पर फोर्स लगाता है, दूसरा पिंड उतना ही फोर्स पहले पिंड पर लगाएगा। इसका मतलब प्रकृति में बल, खास बात यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि प्रकृति में बल हमेशा युग्म के रूप में, हमेशा युग्म यानी जोड़े के रूप में, युग्म के रूप में विद्यमान होते हैं। प्रकृति में सिंगल बल नहीं हो सकता। अगर कोई एक फोर्स लगा है तो डेफिनेटली उसका प्रतिक्रिया कहीं न कहीं जरूर होगा। ठीक है, तो कोई अगर फोर्स किसी पिंड पर लग रहा है तो वो पिंड भी उस पे फोर्स लगा रहा है। यानी प्रकृति में फोर्स हमेशा युग्म के रूप में होंगे क्रिया प्रतिक्रिया के नियमानुसार। ठीक है, तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम ये हुआ जिसमें ये तीन खास बातें हैं इसकी, कि क्रिया और प्रतिक्रिया दो अलग अलग पिंडों पर होंगे, यानी एक ही पिंड पर क्रिया और प्रतिक्रिया एक साथ नहीं हो सकती। और दूसरा, ये दोनों फोर्स एक साथ लगते हैं, ऐसे नहीं कि क्रिया पहले होगी और प्रतिक्रिया बाद में होगी। और तीसरी, ये समान प्रकृति के होंगे, या तो दोनों फोर्स विद्युत चुंबकीय प्रकृति के होंगे या दोनों फोर्स है वो गुरुत्वाकर्षण प्रकृति के होंगे। क्लियर? तो यहां तक की बातें आप नोट करें। यस, आपके सामने एक एग्जांपल है जिसमें ये दिया गया है कि एक टेबल के ऊपर एक पिंड रखा हुआ है और ये पिंड साम्य अवस्था में है। ठीक है, इस पे कौन कौन से बल लग रहे हैं? तो इस पे एक पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है जो कि है mg, और एक टेबल का प्रतिक्रिया बल लग रहा है जो कि है n। ठीक है, और यहां पे संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में ये पिंड कहीं नहीं जा रहा है, इसलिए n किसके बराबर है? mg के बराबर है। साम्य अवस्था के अंदर n mg के बराबर है। तो आपको पूछा है कि क्या ये क्रिया प्रतिक्रिया युग्म है? क्या n और mg क्रिया प्रतिक्रिया युग्म है? आपको यहाँ पे ये डायग्राम बना के बता दिया, या इसमें फ्री बॉडी FBD बना करके बता दिया कि n इजिकल टू mg है साम्य अवस्था की स्थिति में। तो क्या n और mg क्रिया प्रतिक्रिया है? तो आपको पूछा है कि क्या n एवं mg क्रिया प्रतिक्रिया युग्म है? तो आंसर क्या होगा? नो, नहीं है। क्यों? क्योंकि n अभिलंब प्रतिक्रिया बल है जो कि विद्युत चुंबकीय प्रकृति का होता है, और mg गुरुत्वाकर्षण बल है जो गुरुत्वीय प्रकृति का होता है। तो इन बलों की प्रकृति ही अलग अलग है, तो ये क्रिया प्रतिक्रिया कैसे हो सकते हैं? जबकि क्रिया प्रतिक्रिया की शर्त है कि दोनों बल समान प्रकृति के होने चाहिए। ये विद्युत चुंबकीय प्रकृति का है और ये गुरुत्वाकर्षण प्रकृति का है। ठीक है, तो इन दोनों बलों की प्रकृति अलग अलग है। ये साम्य अवस्था की स्थिति में ये दोनों बल बराबर है, इसलिए ये n इजिकल टू mg है। क्या दो समान बल होंगे वो हमेशा क्रिया प्रतिक्रिया होंगे? ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अच्छा, दूसरी शर्त है वो भी ये फॉलो नहीं कर रहा है। n और mg दोनों एक ही पिंड पर लग रहे हैं। अगर इस पिंड का मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, आगे अपन देखेंगे फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है। ये mg इस पे नीचे और n इस पे ऊपर, एक ही पिंड के ऊपर लग रहे हैं n और mg, जबकि क्रिया और प्रतिक्रिया कभी भी एक पिंड पर नहीं लग रहे हैं। तो दोनों ही स्थितियों में ये क्रिया प्रतिक्रिया दोनों ही शर्तें फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए क्रिया प्रतिक्रिया युग्म नहीं हो सकते। तो फिर आपको कोई पूछेगा कि इस mg का प्रतिक्रिया कौन है? तो ये mg लगाया किसने? तो mg तो लगाया पृथ्वी ने। तो इसका मतलब ये हुआ एक बड़ा पिंड पृथ्वी, जो ये पूरा इसके नीचे ये पूरी पृथ्वी है, ये पूरी पृथ्वी है, ठीक है, जिसके ऊपर ये टेबल रखा है, ये पृथ्वी का सेंटर है। तो एक पिंड है पृथ्वी, दूसरा पिंड है ये, और दो पिंड, दो द्रव्यमान
पास पास में रखे हुए, कौन, एक पृथ्वी और दूसरा ये ब्लॉक, जब दो द्रव्यमान ऐसे रखे हुए होते हैं तो इनके मध्य गुरुत्वाकर्षण लगता है। जितना ये पिंड इस पे लगाता है उतना ही ये पिंड इस पे लगाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये mg लगाया पृथ्वी ने, तो ये वाला पिंड पृथ्वी पर लगाएगा mg। जितना पृथ्वी ने, ये पृथ्वी का सेंटर है, ये पृथ्वी का सेंटर है, जितना इस पिंड ने पृथ्वी पर, जितना पृथ्वी ने इस पिंड पर फोर्स लगाया उतना ही ये पिंड पृथ्वी पर फोर्स लगाएगा। ये वाला mg और ये वाला mg बराबर होगा, और ये दोनों क्रिया प्रतिक्रिया। तो फिर इस n का प्रतिक्रिया कौन है? हाँ बिल्कुल, ये पिंड इस सतह पर रखा हुआ है, टेबल की सतह पर, तो पिंड ने टेबल की सतह को धकेला, तो पिंड ने भी एक टेबल की सतह पर फोर्स लगाया है n, एक टेबल की सतह पर पिंड ने भी एक फोर्स लगाया n, जिससे इसने इसको धकेला टेबल को, उसकी वजह से एक दबाव लगा टेबल के ऊपर, वो भी प्रतिक्रिया है, वो भी नॉर्मल रिएक्शन है। और जितना n इस पिंड ने टेबल पे लगाया उतना ही टेबल ने n वापस पिंड पे लगाया। तो जब दो हथेलियां ऐसे आपस में दबाते हैं तो जितना ये हथेली इस पे लगाती उतना ही ये हथेली इस पे लगा दी, तभी तो ये साम्यावस्था में, समझ गए? तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दो n यहां पे लग रहे हैं, एक तो इसने इसको दबाया, एक टेबल ने पिंड को दबाया, यानी एक तो ब्लॉक ने टेबल को दबाया वो n है, और एक टेबल ने ब्लॉक को वापस धकेल के रखा वो n है। वो दोनों बराबर है, वो दोनों क्रिया प्रतिक्रिया, ये दोनों विद्युत चुंबकीय हो गए, ठीक है। और ये mg और ये mg क्रिया प्रतिक्रिया, ये दोनों वापस विद्युत चुंबकीय हो गए। समझ में आ गई बात? ठीक है। तो ये एक, कई बार ये दिया जाता है कि टेबल पे रखी किताब के लिए n बराबर mg है, यहाँ n और mg क्रिया प्रतिक्रिया युग्म है, जबकि ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकता है, जबकि ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि n और mg दोनों की प्रकृति अलग है, और दूसरा n और mg दोनों एक ही पिंड पे लग रहे हैं, जबकि क्रिया प्रतिक्रिया एक पिंड पे नहीं लगता। देख लो, एक पृथ्वी पे लग रहा है, दूसरा पिंड पे लग रहा है, ये mg और ये mg, और यहाँ पे एक n टेबल पे लग रहा है और दूसरा n पिंड पे लग रहा है, इसलिए दोनों पृथक पृथक पिंडों पे हो गए। क्लियर? तो ये क्रिया प्रतिक्रिया युग्म को समझने का एक एग्जांपल आया। यस, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं यांत्रिकी में प्रमुख बल। ठीक है, कि यांत्रिकी में कौन कौन से फोर्सेज होते हैं जिनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, एक होता है भार बल, W बराबर mc। ये किसी पिंड पर पृथ्वी द्वारा आरोपित किया जाता है, ये किसी पिंड पर पृथ्वी द्वारा आरोपित किया जाता है, और ये हमेशा पृथ्वी के केंद्र की ओर लगेगा, केंद्र की ओर कार्यरत होगा। ठीक है, जैसे ये धरातल के ऊपर कोई पिंड रखा हुआ है, ये जैसे धरातल है और इसके ऊपर यहाँ पे कोई पिंड रखा हुआ है m द्रव्यमान का, तो इस पे फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, धरती के केंद्र की तरफ mg। ऐसे ही कोई मान लो ऐसे नत तल के ऊपर कोई पिंड रखा हुआ है, ये नत तल है जो धरातल पे रखा हुआ है, और इसके ऊपर कोई पिंड रखा हुआ है ऐसे m द्रव्यमान का, तो इसके ऊपर भी भार बल है वो नीचे की तरफ लगेगा, पृथ्वी के केंद्र की तरफ, बिल्कुल ऐसे ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ mg। तो किसी भी पिंड पर जो भार बल है वो हमेशा mg के बराबर होता है, g जहां पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण है, और ये हमेशा और हमेशा ये ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ कार्यरत होगा। यानी ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ कार्यरत होने का मतलब है ये हमेशा पृथ्वी के केंद्र की तरफ कार्यरत होगा। क्लियर? ये बात हुई भार बल के बारे में। नेक्स्ट है अभिलंब प्रतिक्रिया बल। अभिलंब प्रतिक्रिया बल होता है दो पिंडों का आपस में संपर्क में आने से, जब वो एक दूसरे को धकेलने का प्रयास करते हैं, संपर्क में आकर के जब एक पिंड दूसरे पिंड को धकेलता है तो उनके मध्य लगता है। यानी ये बल हमेशा दो पिंडों की संपर्क सतह, दो पिंडों की संपर्क सतहों पर लगता है, और संपर्क सतहों पर किधर लगेगा? उभयनिष्ठ अभिलंब के अनुदिश। तो ये बल हमेशा दो पिंडों की संपर्क सतह के उभयनिष्ठ अभिलंब की ओर कार्यरत होता है। जैसे देखिए, ये जैसे एक पिंड है,
और ये दूसरा पिंड है, ये M1 द्रव्यमान का और ये M2 द्रव्यमान का, इनकी संपर्क सतह ये है। तो एक पिंड इसको इधर धकेलेगा और दूसरा पिंड उसको ऊपर की तरफ धकेलेगा, और दोनों ही फोर्स बराबर होंगे क्रिया प्रतिक्रिया के नियमानुसार। उभयनिष्ठ अभिलंब, ये इस संपर्क सतह पर यहां पे भी अभिलंब खींचो और यहां पे भी अभिलंब खींचो, तो ये उभयनिष्ठ अभिलंब हुआ। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, अगर मान लो आपके पास ऐसे कोई पिंड है, ऐसे यहां पे कोई गोला रखा हुआ है, ऐसे ऐसे, ठीक है, ये कोई आनत तल है मान लो, ठीक है। इस गोले पर कार्यरत एक संपर्क सतह यहां है और दूसरी संपर्क सतह यहां है, तो यहां पे आप अभिलंब बनाओ, और यहां पे अभिलंब बनाओ। इस पे इधर लगेगा, इस पे इधर लगेगा, यहां इस पे इधर लगेगा, इस पे इधर लगेगा। तो किसी गोले की सतह पर खींचा गया अभिलंब, गोले की सतह पर खींचा गया अभिलंब हमेशा उसके केंद्र से पास होता है। तो कोई भी गोलीय पिंड है, गोला, खोखला गोला, ठोस गोला या वलय, इन सब पर कार्यरत अभिलंब प्रतिक्रिया बल हमेशा उसके केंद्र की ओर या हमेशा उसके केंद्र से पास होता है। ठीक है। इसके अलावा जैसे मान लो ये, जैसे ऐसे कोई पिंड यहां पे रखा हुआ है, ऐसे ऐसे, तो ये तो बिल्कुल कोना, एकदम कॉर्नर है, तो इस कॉर्नर या तीखे कोने पर अभिलंब खींचा नहीं जा सकता। क्लियर। तो हम लोग क्या करेंगे, ये और ये सतह आपस में टच कर रही है, इसकी ये और इसकी ये, इस सतह पर हम लोग एक स्पर्श रेखा खींचेंगे जो उस पॉइंट से गुजरेगी। ठीक है। और अब इस स्पर्श रेखा के लंबवत फोर्स लगेगा, तो इसके केंद्र की तरफ लगेगा, और इस पे कोने पे इधर की तरफ लगेगा। तो जो लाइन इसको केंद्र से टच करके पार करेगी, उसके अनुदिश इन दोनों पे फोर्स लगेगी। तो तिकोने कोने पर फोर्स है वो किसी भी डायरेक्शन में लग सकता है, उस पे स्पर्श रेखा सीधी नहीं, उस पे स्पर्श रेखा किसी यूनिफॉर्म डायरेक्शन में नहीं खींची जा सकती। क्लियर। तो ये अभिलंब प्रतिक्रिया बल के बारे में बात हुई। फिर है तनाव बल। तनाव बल होता है, जैसे एक ये पिंड है और इस पिंड को हम लोगों ने एक रस्सी से बांधा, इधर एक दूसरा पिंड जोड़ा, ये वाला, और अब ये दोनों पिंड धरातल पे ऐसे खींच रहे हैं। तो जैसे इस पिंड को खींचा, ये पिंड यहां से रवाना हुआ, इसके सारे पार्टिकल यहां से रवाना हुए, तो यहां पे ये बंधी हुई डोरी, जो डोरी है, इस डोरी का ये वाला पार्टिकल इधर जाना चाहा, लेकिन पीछे वाले पार्टिकल्स नहीं जाना चाहते, इसलिए ये पीछे वाले पार्टिकल्स को खींच रहे हैं। अगर मान लो ये फोर्स ज़्यादा है तो पीछे वाले पार्टिकल्स भी आगे आएंगे, आगे आएंगे, आगे आएंगे, और ये पूरी की पूरी डोरी तन जाएगी। पूरी की पूरी डोरी क्या हो जाएगी, तन जाएगी, एकदम तनी हुई हो जाएगी। यानी कोई भी दो पार्टिकल्स अगर डोरी के पास पास में लूँ, ये दो कण, तो ये वाला कण इसको इधर खींचेगा और ये वाला पीछे वाला कण इसको इधर खींचेगा, और इनके बीच में एक ऐसे टेंशन क्रिएट हो जाएगा, एक तनाव क्रिएट हो जाएगा। ठीक है। तो अच्छा, तनाव बल हमेशा खींचाव प्रकृति का ही होता है, हमेशा ऐसे खींचने पर ही उत्पन्न होता है। अगर इस डोरी को ऐसे धकेल दिया जाए तो इस डोरी में कोई किसी प्रकार का तनाव नहीं होगा। इन डोरी को अगर ऐसे खींचेंगे तो ही तनाव होगा, अगर डोरी को दबा दिया जाए तो डोरी ढीली हो जाएगी, कोई किसी प्रकार का फोर्स नहीं होगा। तो तनाव बल, सबसे पहली बात, तनाव बल खींचाव प्रकृति का होता है। दूसरी बात, डोरी के किसी भी बिंदु पर, डोरी के किसी भी बिंदु पर अगर मैं तनाव की डायरेक्शन देखूं तो तनाव दोनों दिशाओं में होता है। इस ये वाला कण, डोरी का ये वाला कण, आगे वाले पार्टिकल इसको ऐसे खींच रहे हैं और पीछे वाले पार्टिकल इसको ऐसे खींच रहे हैं। यानी डोरी के अंदर किसी बिंदु पर आपको तनाव व्यक्त करना है तो तनाव दोनों डायरेक्शन में होगा, ऐसे दोनों दिशाओं में ऐसे व्यक्त कर सकते हो, या डोरी के अंदर आप तनाव को ऐसे व्यक्त कर सकते हो, ऐसे।
ऐसे आमने सामने तीर। इसका मतलब पूरी डोरी के अंदर तनाव दोनों तरफ है। ठीक है। दूसरी बात, कोई भी पिंड या दृढ़ आधार से डोरी बंधी हुई है, या तो किसी पिंड से या दृढ़ आधार से डोरी बंधी हुई है, तो बंधे हुए पॉइंट से हमेशा तनाव दूर की तरफ होगा। ये तनाव की डायरेक्शन होती है। जहां पे डोरी बंधी हुई है और तनी हुई है, तो बंधे हुए बिंदु से हमेशा दूर की तरफ तनाव की डायरेक्शन होगी। तो इस पिंड पे ऐसे, और इधर कोई दूसरा पिंड है तो इस पिंड पर तनाव ऐसे होगा। समझ रहे हो? तो तनाव हमेशा डोरी के अनुदिश होता है, तनाव हमेशा खिंचाव प्रकृति का होता है, तनाव हमेशा डोरी में दोनों तरफ होता है, और तनाव हमेशा दृढ़ आधार से दूर की तरफ होता है। समझ में आई? 3-4 बातें बोली मैंने। तनाव हमेशा खिंचाव प्रकृति का होता है, तनाव हमेशा डोरी के अनुदिश होता है। ऐसे नहीं कि इस डोरी के अंदर तनाव ऐसे लग रहा है, इस डायरेक्शन में तनाव लग रहा है ना, जिधर की तरफ डोरी होगी, जिधर की तरफ डोरी तनी हुई होगी उधर तनाव होगा। तो तनाव हमेशा खिंचाव प्रकृति का होता है, तनाव हमेशा डोरी के अनुदिश होता है, तनाव हमेशा किसी भी बिंदु पर डोरी में तनाव दोनों दिशाओं में होता है, और बंधे हुए बिंदु से डोरी का जो बिंदु, डोरी का जो सिरा बंधा हुआ है उससे तनाव हमेशा दूर की तरफ होगा। बंधे हुए बिंदु से दूर की तरफ और डोरी की तरफ, डोरी की तरफ मतलब डोरी की तरफ होगा। बात समझ गए? अगर डोरी को ऐसे धकेल दिया जाए तो डोरी ढीली हो जाएगी, कोई किसी प्रकार का तनाव नहीं होगा। और डोरी का द्रव्यमान अगर एक समान है तो तनाव समरूप होगा। सॉरी, डोरी अगर द्रव्यमानहीन है, डोरी अगर द्रव्यमानहीन है, द्रव्यमानहीन डोरी में तनाव सब जगह, तनाव सब जगह एक समान रहता है। द्रव्यमानहीन डोरी में तनाव सब जगह एक समान रहता है। इसका कैसे इसको प्रूव करें? देखिए, ये जैसे डोरी और ये यहां पे ऐसे पिंड जुड़े हुए हैं, और इन पिंडों को ये ऐसे आगे की तरफ खींचा जा रहा है। ठीक है। अब ये वाले सारे के सारे पार्टिकल्स एक साथ जाएंगे। ये ए एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है तो ये भी ए एक्सेलरेशन से आगे जाएगा। अब मैंने यहां पे डोरी में एक पोर्शन लिया, ये ठीक है, और मैंने मान लिया कि इस बिंदु पर तनाव इधर की तरफ T1 है और इस बिंदु पर तनाव इधर की तरफ T2 है। उस बिंदु पर तनाव T1 है, इस बिंदु पर तनाव T2। इस टुकड़े को मैं यहां पे अलग कर देता हूं, डोरी का टुकड़ा। ये डोरी का टुकड़ा हो गया जिसमें इस बिंदु पर तनाव T1 है और इस बिंदु पर तनाव T2 है, और ये इधर जा रहा है ये टुकड़ा ए एक्सेलरेशन से। पूरा दोनों सारे टुकड़े एक समान, ये वाला गुटका, ये डोरी, ये टुकड़ा सब एक समान त्वरण से आगे की तरफ जाएंगे। जैसे ट्रेन के सारे डिब्बे एक ही स्पीड से, एक ही त्वरण से आगे जाते हैं ना, वैसे ये जुड़े हुए हैं तो ये एक ट्रेन जैसी है। ये सब के सब एक ही स्पीड, एक ही एक्सेलरेशन से आगे जाएंगे, एक ही त्वरण से आगे जाएंगे। तो इसके अगर मैं त्वरण की बात करूं तो गति के द्वितीय नियमानुसार F बराबर ma हम लोगों ने पढ़ा। F बराबर क्या पढ़ा? ma। तो F क्या, कौन सा F है? इस पे तो दो फोर्स लग रहे हैं, तो F नेट होता है। तो ये इसको हम लोग यहां से करेक्ट कर लेंगे कि F नेट बराबर ma होता है। ये तो नेट फोर्स इस पे कितना है? अच्छा, ये किधर जा रही है? इधर जा रही है, तो इसका मतलब T1 ज्यादा है, T2 कम है, तो इस पे F नेट हो जाएगा T1 माइनस T2, T1 माइनस T2 बराबर m इंटू ए। अब m क्या है? इस टुकड़े का द्रव्यमान, जबकि मैंने बोला कि डोरी कैसी? द्रव्यमानहीन है। अगर डोरी द्रव्यमानहीन है तो ये वाला फोर्स, ये वाला द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 0। तो ma कितना हो जाएगा? 0। इसका मतलब T1 माइनस T2 बराबर 0, अतः T1 बराबर T2। T1 इस पॉइंट पर तनाव था, T2 इस पॉइंट पर तनाव था, और ये आपस में क्या है? बराबर। अब ये दोनों पॉइंट आप कहीं पे भी ले लो, सब जगह T1 T2 क्या आएंगे? बराबर। लेकिन इसके लिए ये 0 कब हुआ था? जब यहाँ पे m या a में से कोई एक 0 हो। तो a तो 0 है नहीं, गति कर रही है डोरी, त्वरित गति कर रही है, तो a 0 नहीं है, त्वरण 0 नहीं है। त्वरण 0 नहीं है तो क्या होगा? इसका द्रव्यमान 0 है।
और द्रव्यमान 0 किया तो ये 0 आया और T1 बराबर क्या है T2। तो ये बात विशेष करके ध्यान में रखना कि द्रव्यमानहीन डोरी, कैसी डोरी, द्रव्यमानहीन डोरी में तनाव सब जगह समान रहता है, जबकि प्रकृति में कोई डोरी द्रव्यमानहीन है ही नहीं। जबकि हम लोग क्वेश्चंस करने में हम लोग यहाँ पे प्रॉब्लम्स के अंदर यहाँ पे मानेंगे कि दी गई डोरी द्रव्यमानहीन है। क्यों? क्योंकि तनाव को सब जगह एक जैसा मानना है। जबकि वास्तविक डोरी का द्रव्यमान होता है और वास्तविक डोरी का द्रव्यमान होगा तो ये 0 नहीं होगा और ये 0 नहीं होगा, तो वास्तविक डोरी में डिफरेंट पॉइंट पर तनाव डिफरेंट होगा। समझ गए मेरी बात? क्लियर? तो यहां से मैं इन चीजों को रफ कर लूं। और नेक्स्ट फोर्स के बारे में बात करूं तो वो है स्प्रिंग बल। स्प्रिंग देखिए ऐसी होती है, ये स्प्रिंग, इसका एक स्प्रिंग नियतांक होता है K, ठीक है। और अब ये स्प्रिंग से जुड़ा हुआ पिंड यहां पे है ऐसे, और ये स्प्रिंग साम्यावस्था में। अब इस साम्यावस्था से स्प्रिंग को आप इधर की तरफ खींचते हो फोर्स लगा करके, और ये इधर की तरफ आती है X, तो डेफिनेटली स्प्रिंग वापस इसको ऐसे खींचेगी। और जब स्प्रिंग X विस्तारित होती है तो उसमें एक फोर्स, स्प्रिंग फोर्स उत्पन्न होता है Fs फॉर स्प्रिंग, Fs बराबर Kx, K स्प्रिंग नियतांक और X इसमें विस्तार या संपीड़न भी हो सकता है, ठीक है। तो मैंने विस्तार किया इधर की तरफ, यहां विस्थापन किया इधर की तरफ और फोर्स लगा इधर की तरफ, इसलिए यहां पे एक माइनस आएगा। तो एक स्प्रिंग को अपनी मध्य स्थिति से या अपनी मध्य लंबाई से X विस्तारित किया जाता है या X संपीड़ित किया जाता है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है, ये तो मैंने X विस्तारित किया। अगर इसी स्प्रिंग को ये साम्यावस्था में है और मैं अगर इधर की तरफ X संपीड़ित करता तो डेफिनेटली फोर्स इधर की तरफ लगता Kx, इस पिंड पे Kx फोर्स इधर की तरफ लगता। तो यहां पे भी विस्थापन और फोर्स विपरीत दिशा में, तो यही फॉर्मूला बनता वापस। तो इसका मतलब यह हुआ कि स्प्रिंग फोर्स खिंचाव और दबाव दोनों प्रकृति का होता है। यानी स्प्रिंग फोर्स या स्प्रिंग के अंदर खींचने पर भी बल उत्पन्न होता है और दबाने पर भी बल उत्पन्न होता है, जबकि डोरी को दबाने पर ढीली हो जाती है। तो तनाव बल सिर्फ और सिर्फ खिंचाव प्रकृति का होता है, दबाव वाला नहीं होता है। स्प्रिंग बल खिंचाव वाला और दबाव वाला दोनों ही होता है। खींचने पर भी F इक्वल टू माइनस KX और दबाने पर भी F इक्वल टू माइनस KX फोर्स लगेगा। बात समझ में आ गई? क्लियर? तो ये यांत्रिकी में कुछ बल है जिनके बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो खास बात ये, mg में आपको ध्यान रखना है पृथ्वी के केंद्र की तरफ लगाना है। n में हमेशा आपको ध्यान रखना है उभयनिष्ठ संपर्क सतह दोनों पिंडों के अभिलंबवत होना चाहिए। उभयनिष्ठ अभिलंब दोनों सतहों की संपर्क सतह के लंबवत होना चाहिए फोर्स, इस सतह के भी लंबवत और इस पिंड की सतह के भी लंबवत होना चाहिए। क्लियर? और दोनों बराबर होंगे दोनों तरफ क्रिया प्रतिक्रिया नियमानुसार, ठीक है। तनाव बल के बारे में बात कर ही ली। डोरी के अंदर अगर द्रव्यमानहीन डोरी है तो सब जगह तनाव बराबर होगा और स्प्रिंग बल इस प्रकार से होगा। क्लियर? नोट करें। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं FBD, मुक्त पिंड आरेख, फ्री बॉडी डायग्राम। FBD यह है क्या कि किसी भी पिंड पर लगने वाले सभी बलों को व्यक्त करने वाला आरेख है। निकाय के अंदर कोई पिंड होगा, उस पे कितने प्रकार के फोर्स लग रहे हैं, उन सबको चित्र के द्वारा कैसे प्रदर्शित किया जा सकता है। देखिए, जैसे मान लो मेरे पास ये खड़ी दीवार और ये फर्श, इनके मध्य एक ऐसे छड़ को खड़ा किया गया है, ऐसे ऐसे एक छड़ इनके बीच में व्यवस्थित है। ठीक है। अब बोला जाए आपको कि इस छड़ का फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए, इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। तो सबसे पहले इस पे एक छड़ पर, छड़ के द्रव्यमान केंद्र पर mg लगेगा, ठीक है।
एक छड़ यहाँ और यहाँ टच कर रही है तो इन संपर्क सतहों के लंबवत इधर की तरफ एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा और एक इधर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। ठीक है, एक यहाँ पे टच कर रही है छड़ तो एक तो इधर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन लगना है ही इसके लंबवत, और एक इधर की तरफ। अच्छा, इसके अलावा ये मान लो फ्रिक्शन लेस है, ये सरफेस फ्रिक्शन लेस है, इसका म्यू 0 है, और ये वाली सरफेस फ्रिक्शन लेस नहीं है, इसका म्यू नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये ऐसे फिसलना चाहेगी तो डेफिनेटली इसके ऊपर इधर की तरफ एक घर्षण भी लगेगा, ऐसे एक घर्षण लगेगा। तो अब अगर इस छड़ का FBD बनाना चाहें अपन, इसका FBD क्या होगा? ठीक है, तो इसका FBD होगा, जैसे ये छड़ है, ठीक है, और इस छड़ पर ये जितने भी फोर्स है वो सब के सब सेंटर पे लगाए जा सकते हैं। तो इस छड़ पर ये नीचे की तरफ mg, ये इधर की तरफ फ्रिक्शन, फिर ये इधर की तरफ N1 और फिर ये ऊपर की तरफ N2, ये ऐसे व्यक्त किया जा सकता है इसको। क्लियर? इसके अलावा FBD बनाने के लिए देखिए, मेरे पास एक पुली ब्लॉक सिस्टम है, मान लो ये एक पुली और पुली के दोनों साइड दो ब्लॉक लटके हुए हैं। ठीक है, एक ब्लॉक ये वाला जो कि मास m1 का है, और दूसरा ब्लॉक ये वाला जो मास m2 का है। अब आपको पुली m1 और m2 तीनों का अगर आपको FBD बनाना है तो देखिए, m1 का FBD ये रहा m1, इस पे नीचे धरती माता फोर्स लगाएगी mg m1g, और एक यहाँ पे ये मासलेस डोरी है तो यहाँ तनाव T होगा, तो इधर भी तनाव T होगा। तो इस पे ऊपर की तरफ तनाव फोर्स T, इसके अलावा कोई फोर्स नहीं लग रहा है। इसके अगर मैं FBD की बात करूं तो इधर देखिए, ये m2 द्रव्यमान है, इस पे नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है m2g, और ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है T, ये इसका FBD हो गया। अब मैं पुली के FBD की बात करूं, पुली का FBD, पुली का FBD ये देखिए, ये रही पुली, इस पे इधर की तरफ तनाव T और इधर की तरफ भी तनाव T, ये इधर तनाव T, इधर T। तो यहां जहां ये बंधा हुआ है वहां तनाव, अगर ये विराम अवस्था में है तो T और T ये 2T होगा। ठीक है, और अदरवाइज इसका नाम मैं T डैश कह दूं, इस पे यहाँ पे तनाव T डैश, और T डैश की जो वैल्यू है वो 2T के बराबर है, ये वैल्यू निकाल ली।